हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि बुलंद है तेरे इरादे, हिम्मत भरी तेरी मुस्कान है। बुलंद है तेरे इरादे, हिम्मत भरी तेरी मुस्कान है। तू ही है कल का सूरज, तू ही जग की शान है। क्या खूब कहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं वरदाराम, स्कूल लेक्चरर। आज की इस क्लास में हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023 अपनी जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 की जो होने जा रही है, और बहुत ही कम टाइम बचा है अब अपने पास, ओनली एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये कंप्लीट पेपर जो हमने तैयार किया है, इसका आपका जो खंड ब है वो अपन इस क्लास में आज देखने वाले हैं, और इसका जो खंड अ है वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसा कि बाकी हमारी पीडीएफ्स आपको मिलती है। और कंप्लीट जो हमारा कोर्स है जो ज्योग्राफी का, वो हमारे ऐप में मिलेगा। आइए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और प्रश्न यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में तैयार किए हैं, तो आपको हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके साथ साथ जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न है, हम क्या करेंगे, स्पीड से इनका रिवीजन करेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम एग्जाम से पहले रिवीजन कर लें, ताकि अगर आपके परीक्षा में इसमें से जरूर आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार माने लगाव, मतलब रिलेशन किससे है, किस चीज़ से है। तो अगर हम बात करें भूगोल के एक विषय के रूप में, तो एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। मतलब ये जो पृथ्वी है, ये जो धरातल है, ये मनुष्य का घर है। जैसे कि हमारा अपना घर होता है, हम वहाँ से जुड़े हुए रहते हैं, इसी तरीके से संपूर्ण पृथ्वी मनुष्य का घर है। और उन समस्त तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है, जिनसे मनुष्य अपना पोषण प्राप्त करता है, जिन चीज़ों से मनुष्य अपना जो है वो अपनी आजीविका प्राप्त करता है, अपना जीवन चलाता है। इंग्लिश में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट। आंसर लिखा हुआ है कि द मेन कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इज टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज द होम ऑफ मैन। मतलब इस संसार को मनुष्य का घर समझना। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है द एंड टू स्टडी ऑल द एलिमेंट्स दैट हैव नरिश्ड मैन, कि वो सारे एलिमेंट्स जिन्होंने मनुष्य को पोषित किया है, जिन्होंने मनुष्य को पोषण दिया है। नंबर 2, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आयु संरचना से क्या आशय है, आयु संरचना से क्या तात्पर्य है। आंसर लिखेंगे आप, विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों की जनसंख्या का मिलने वाला अनुपात आयु संरचना कहलाता है। जैसे मान लीजिए जीरो से लेकर के जैसे मान लीजिए 25 वर्ष है ना, जीरो से लेकर 25 वर्ष तक के आयु के कितने लोग हैं। अब बात करेंगे अपन 26 से लेकर के 60 वर्ष तक, 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक, 80 से लेकर के फिर ऊपर के, तो इनकी जो संख्या मिलती है कि 0 से 25 तक इतने व्यक्ति, तो ऐसे इसे जो है वो आयु संरचना कहते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट इज द मीन बाय एज स्ट्रक्चर। आंसर है द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए। तो उद्योगों की जो स्थिति होती है, उद्योगों की स्थिति से तात्पर्य है कि उद्योग कहाँ पे स्थित किए जाएंगे। मतलब आपने देखा होगा कुछ उद्योग किसी खास स्थान विशेष पर स्थापित किए जाते हैं, और कुछ ऐसे स्थान होते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी उद्योग स्थापित नहीं होते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, क्यों ऐसी स्थिति बनती है कि किसी स्थान विशेष पर जो है वो ज़्यादा उद्योग स्थापित होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके कई सारे कारक होते हैं, उसमें से हम 2 कारक देखेंगे। पहला तो होता है बाजार तक अभिगम्यता। अभिगम्यता का तात्पर्य होता है पहुंच, मतलब बाजार तक सामान को, जो उन उद्योगों में जो सामान बनेगा उस सामान को बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत है, वहाँ पे किस प्रकार की चीज़ें रहेगी, बाजार कितना नज़दीक पड़ता है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान में रखी जाती है। और दूसरी चीज़ कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, मतलब जो उद्योग वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है तो उस उद्योग से संबंधित कच्चा माल वहीं पर मिल जाए। अगर आसपास के क्षेत्रों में माल मिल जाता है तो लागत कम रहती है और चीज़ें जो है वो सस्ती बनेगी। तो और भी कई सारे कारक है, इसमें से आप ये 2 कारक लिख सकते हैं। आंसर इंग्लिश में लिखा हुआ, पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नेम एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आंसर आप लिखेंगे कि द एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट एंड एक्सेसिबिलिटी
टू रिसिट ऑफ रॉ मटेरियल्स। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। लौह इस्पात उद्योग जो है इसे सभी उद्योगों का आधार माना जाता है, तो क्या कारण है इसका? आपको आंसर, वैसे देखो इसमें ये रहती है कि आपको आंसर आते होंगे, सभी प्रश्नों के आंसर आते होंगे, लेकिन बेस्ट तरीके से आंसर कैसे लिखा जाए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे, मतलब आपको अगर आप नोटबुक पेन लेकर के बैठते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखते हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। तो क्या होगा कि एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने में थोड़ा सा सहूलियत रहेगी कि आपके हाथ से लिखी हुई चीज़ें फटाफट से आप लोग पढ़ लोगे। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियो से गुजरोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, तो उसमें से निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी, परीक्षा में इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि लौह इस्पात उद्योग जो है, इस उद्योग को सभी उद्योगों को का आधार प्रदान करता है, इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। मतलब कोई भी आप काम करोगे तो उसमें आपको लोहे की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करते हैं, लौह इस्पात अनेक छोटे बड़े उद्योगों की आधारभूत सामग्री है, जैसे सुई से लेकर के पोत निर्माण तक लौह इस्पात उद्योग पर ही आश्रित है। मतलब ऐसा कोई भी हमारे जीवन का क्षेत्र नहीं है जहां पर हमें लोहे और इस्पात की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। घर की आप किसी भी वस्तु को, जैसे बर्तन ले लीजिए, आप बाहरी चीजें अगर देखें, आप जो है वो यातायात के साधन देख लीजिए, हर चीज में हमें लौह और इस्पात की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। किसी देश के विकास का मापदंड लौह इस्पात उद्योग ही है। आंसर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री, वाई? क्या कारण है? तो आंसर लिखेंगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड्स द बेस टू ऑल इंडस्ट्रीज, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। Iron and steel are the basic material of many small and big industries, from needlework to shipbuildings. People and dependent on the iron and steel industry. The iron and steel industry is a yardstick of development of any country. Next, question number 5. प्रश्न 5वां है बच्चों कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उद्योगों को विभाजित कीजिए कच्चे माल के आधार पर, क्योंकि उद्योगों का वर्गीकरण हम अलग अलग मापदंडों के अनुसार करते हैं। तो अगर हम कच्चे माल के आधार पर अगर उद्योगों का वर्गीकरण करें, तो इसमें पहला रहेगा कृषि आधारित उद्योग, दूसरा रहेगा खनिज आधारित उद्योग, तीसरा रहेगा रसायन आधारित उद्योग, चौथा है वन आधारित उद्योग और पांचवा है पशु आधारित उद्योग। तो ये कुछ ऐसे प्रकार हैं, कुछ ऐसे इनके वर्गीकरण जो है वो उद्योगों की इन कच्चे माल के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। बच्चों, इसकी जो PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, उस नंबर पर आपको हमें मैसेज करना है, हाय लिख करके भेज दीजिए, हेलो लिख करके भेज दीजिए। आपको हमारी सारी लिंक्स मिल जाएगी, हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, हमारे प्लेलिस्ट जो जितने भी बनी हुई हैं उनकी लिंक मिलेगी। और आप जो भी आपको ज्वाइन करना है ग्रुप, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे कंप्लीट कोर्सेज भी आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। हमने 5000 प्रश्नों की सीरीज शुरू करी है, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, वो आपको वहाँ पे मिलेगी। हमने 2000 प्रश्नों की सीरीज हिंदी साहित्य, हिंदी निवारी की शुरू करी है, वो भी आपको वहाँ पे मिलेगी। हमारे मॉडल पेपर्स मिलेंगे जो हम वहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपका जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमने तैयार किए हैं, 10-10 मॉडल पेपर्स ओनली 29 रुपीज़ में, वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। और हमारा कंप्लीट कोर्स होता है ओनली 99 रुपीज़ का, फुल 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, जिसमें आपको MCQs मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, PDF के रूप में नोट्स मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मेरा नंबर जो है 9079622989। ओके, नेक्स्ट इंग्लिश में भी हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 5 है कि क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो आप लिखेंगे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री एंड एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 6 है
आदिम कालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरणशील कृषि या कर्तन और दहन कृषि से क्या आशय है। देखो ये सभी जो है ना एक ही कृषि के नाम हैं, भिन्न भिन्न नाम हैं, उनकी अलग अलग विशेषताओं के कारण। तो देखो आदिम कालीन निर्वाह कृषि, जिसका दूसरा नाम है स्थानांतरणशील कृषि या फिर इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। इस कृषि की पद्धति में वन भूमि के एक हिस्से से पेड़ और झाड़ियों को काट करके उन्हें साफ किया जाता है। मतलब आपको जो लोग इस प्रकार की खेती करते हैं वो किसी वन का, किसी जंगल का एक हिस्सा काटते हैं, जहाँ पे पेड़ खड़े हैं उनको काट दिया जाता है। तो इस काट करके और वहाँ पे उसको पहले काटते हैं, उसके बाद उसको जलाते हैं, जला करके उसकी राख बनाते हैं और फिर उस राख को उस पूरी जमीन पर बिखेर देते हैं और फिर वहाँ पे करते हैं खेती। कुछ समय के बाद में जब वो अनउपजाऊ हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ दिया जाता है और फिर से नई जमीन पर जहाँ पेड़ काटे जाते हैं फिर उसे जलाया जाता है, फिर उस राख को बिखेरा जाता है और फिर कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से कटी हुई वनस्पति को जला दिया जाता है और उससे प्राप्त हुई राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। वनस्पति को काटने के कारण इसे कर्तन और वनों को जलाने के कारण इसे दहन कृषि कहा जाता है। मतलब चूंकि पहले वनों को काटा जाता है, जंगलों में जो वन है, वनस्पति है, उसको काटा जाता है, इसलिए इसे कर्तन कृषि कहते हैं, और काट करके उस वनस्पति को जलाया जाता है राख बनाने के लिए। तो इसलिए इसे जो है जलाने के कारण इसे दहन कृषि कहा जाता है। और फिर क्या होता है कि कुछ समय के बाद में फिर दूसरी नई भूमि पर वापस इसी तरीके से खेती की जाती है, इसलिए इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। यह राख जो बनाई जाती है और फिर उस राख को जमीन में जो बिखेरा जाता है तो मिट्टी में खाद का काम करती है ये राख। इस साफ किए हुए भूभाग पर तब तक फसलें उगाई जाती है जब तक उसमें उर्वरा शक्ति बनी रहती है। मृदा की उर्वरा शक्ति समाप्त होने पर कृषक नए क्षेत्र के वनों को जला करके उस पर कृषि कार्य करते हैं और चूंकि इसीलिए इसे हम स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 6 जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेता हूं मैं फटाफट से। व्हाट इज मेंट बाय प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो आंसर लिखा हुआ है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इट इज ऑल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और शेयरिंग एंड कंबसन एग्रीकल्चर। इन दिस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग ट्रीज एंड बुशेस. The vegetation cut in this way is burnt and the ash obtained from it is mixed with the soil. Because of cutting of vegetation, it is called slash and burn agriculture, and because of burning of forest, it is called combustion agriculture. This ash works as fertilizer in the soil. तो आप नीचे वाला थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है। हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। 10 क्वेश्चंस के मैं आपकी ये वीडियो सीरीज जो है वो लेकर के आया हूँ और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हमने पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में 5-5 हज़ार प्रश्नों की सीरीज जो शुरू करी है, उसी तरीके से हम भूगोल में भी, ज्योग्राफी में भी हम 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी लेंगे, अति लघुत्रात्मक, रिक्त स्थान और निबंधात्मक प्रश्न जो है वो हमारे इसमें हम कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ हम जो अपना मैप रीडिंग होती है, मानचित्र अध्ययन जो है वो भी कंप्लीट करने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम्स तक लगातार हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरीके से आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। हम कंप्लीट जो आपके टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स हम डिटेल स्टडी करवाते हैं, उसको कवर करवाते हैं और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको जो है हम लेकर के आते हैं आपके लिए। हर टाइप से हम आपकी तैयारी करवाते हैं। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी साहित्य, ये सारे सब्जेक्ट्स की हम अपने इस चैनल पर करवाते हैं तैयारी, क्लास 12 के लिए स्पेशली। और इन सभी सब्जेक्ट्स के हमने कंप्लीट कोर्सेज बना रखे हैं। हमारे एक कोर्स की जो रेट है वो है ओनली 99 रुपये, 99 रुपीज़ में फुल 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप हमारा कोर्स जो है वो पढ़ सकते हैं। उस कोर्स में आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलते हैं, प्रत्येक चैप्टर के आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रत्येक चैप्टर के आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, उसी चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं और उसके फिर वीडियोस भी आपको हमारे उस ऐप में मिलते हैं। तो चैप्टर वाइज हमने ये कंप्लीट कोर्सेज बना रखे हैं। साथ ही साथ अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर और जो व्याकरण है हिंदी की और इंग्लिश की ग्रामर, वो कंप्लीट आपको वहाँ पर मिलेगी और निश्चित रूप से आपको बहुत हेल्प करेगी
मिलेगी। अगर आप टारगेट लेकर के चलते हैं एबो 95 प्लस, तो निश्चित रूप से आप सही जगह पर आए हैं। और आप हमारे चैनल को शेयर भी करिए, वीडियोस को शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक जो है हम तक पहुंच सकें और वो अपना जो है वो एग्ज़ाम की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। पिछले वर्षों के हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे जिनके 95-96% भी बने हुए हैं, और वो कई बार हमारी लाइव क्लासेज में भी जुड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7वां प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखो, वैसे ये जो मानव विकास सूचकांक है ये यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अगर हम बात करें इस प्रतिवेदन की 2018 के प्रतिवेदन की, तो उसमें भारत का 130वां स्थान रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रिपोर्ट थी इसकी जो 2018 की, उसमें 130वां स्थान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किन्हीं 2 प्राकृतिक पतनों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक पतन जो हैं, नेचुरल जो पोर्ट हैं, उसमें एक तो है मुंबई पतन और दूसरा है मार्मागांव पतन। इंग्लिश में लिखा हुआ है मुंबई पोर्ट एंड नेक्स्ट इज द मार्मागांव पोर्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां, जल प्रदूषण क्या है। तो देखो, प्राकृतिक जो जल होता है, उस प्राकृतिक जल में अवांछित बाह्य पदार्थ का प्रवेश, जिससे जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, वो जल प्रदूषण कहलाता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन। आंसर लिखेंगे कि द एंट्री ऑफ एनी अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस इनटू द नेचुरल वाटर विच रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉपुलेशन। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसे हम नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं, तो नॉइज पॉल्यूशन किन किन चीज़ों से होता है, किस वजह से होता है। तो आंसर आपको लिखना है कि ध्वनि प्रदूषण के मुख्य जो स्रोत होते हैं वो विविध उद्योग हैं, मशीनीकृत निर्माण और तोड़फोड़ के कार्य हैं, तीव्र चालित मोटर वाहन है और वायुयान है। तो ये शोरगुल जो होता है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो बच्चों आप लिखेंगे कि द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर वेरियस इंडस्ट्रीज, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शंस एंड डिमोलिशन वर्क, फास्ट मूविंग मोटर व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। तो देखो बच्चों, हमने ये जो किए हैं 10 क्वेश्चंस, और इसकी नेक्स्ट सीरीज बहुत ही जल्दी आपको मिलेगी। क्वेश्चन 11 से हम कंटिन्यू करेंगे, और इसकी पीडीएफ हमने पहले ही बताया, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ मिलती हैं। और बाकी हमारी सारी पीडीएफ अगर आप एक ही जगह पर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, वहां पर भी अगर आप लिखते हैं एजुकेशन राइज, तो वहां पर भी आपको हमारा ऐप मिलेगा। मां सरस्वती की पिक्चर वाला लोगो जिस पे लगा हुआ, उसको डाउनलोड कर लीजिए। हमारी सारी पीडीएफ आपको वहां पर भी मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया है और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक तो निश्चित रूप से कर दीजिए। बच्चों, हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो जो चैनल का ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसे अगर प्रेस कर रखा है तो आपको यूट्यूब पे भी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखो, हम बाकी जो सब्जेक्ट है उसके कोर्सेज भी लेकर के आ रहे हैं, उसकी कंप्लीट तैयारी लेकर के आ रहे हैं, उसके मॉडल पेपर्स लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। निश्चित रूप से आप लगातार बने रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेट करिए अगले वीडियो का, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।